हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों से ज़रूर देख लिए होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम पास है इसलिए आप लोग पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। कल किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो आइए आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजी उत्तक निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करते? ये पूछना चाह रहा है कि संयोजी उत्तक का कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी को स्रावित करता है। तो वो कौन सा कोशिका है जो संयोजी उत्तक है? तो वो हो जाएगा प्लाज्मा। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा संयोजी उत्तक है। एकमात्र संयोजी उत्तक जो लिक्विड संयोजी उत्तक है वो है प्लाज्मा संयोजी उत्तक। आप लोगों के दिमाग में आएगा कि एंटीबॉडी तो स्रावित WBC करता है, तो प्लाज्मा कैसे करता है? तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ब्लड में से, आपको तो पता होगा कि ब्लड में ही RBC, WBC, प्लेटलेट सब ब्लड में ही होता है। जब ब्लड में से आप माइनस कर दीजिएगा RBC को, किसे माइनस कर दीजिएगा? RBC को माइनस कर दीजिएगा, तो इसमें जो बचता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए, आप ब्लड में से केवल RBC को माइनस किए हैं, प्लाज्मा तो बच गया। अब प्लाज्मा में WBC और प्लेटलेट्स भी बच गया, क्योंकि ब्लड में तो 3 तरह का सेल होता है। ब्लड में 3 तरह का सेल होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये 3 तरह का सेल होता है, लेकिन ब्लड में से तो हम एक ही सेल को माइनस किए हैं, RBC को। इसका मतलब कि बचा वाला भाग को प्लाज्मा पल बोलते हैं, और प्लाज्मा में 2 सेल बच जाता है। कौन कौन सा? WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, और WBC का ही काम होता है एंटीबॉडी को स्रावित करना। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। तो आइए WBC से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को जान लेते हैं। ठीक है, अगर WBC की बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि WBC का कौन सा भाग का संख्या सर्वाधिक होता है, क्योंकि WBC तो एक है, उसमें बहुत सारे भाग हैं। तो WBC का कौन सा संख्या का भाग सर्वाधिक होता है? न्यूट्रोफिल का। ठीक है, न्यूट्रोफिल का भाग जो है सर्वाधिक संख्या होता है। न्यूट्रोफिल का संख्या सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि WBC का कौन से भाग का संख्या सबसे कम होता है। ठीक है, मैं संख्या बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे नोटिस कीजिएगा। WBC के कौन से भाग का संख्या सबसे कम होता है? तो न्यूट्रोफिल। WBC के कौन से भागों का संख्या सबसे ज़्यादा? न्यूट्रोफिल का संख्या सबसे ज़्यादा होता है WBC में। लेकिन अगर वही पूछ लेगा आप लोगों से कि WBC के कौन से भाग का संख्या सबसे कम होता है, तो बेसोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसोफिल का संख्या जो है WBC में सबसे कम होता है। किसका? बेसोफिल का संख्या सबसे कम होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि WBC के कौन से भाग सबसे बड़ा होता है आकार में, ठीक है, WBC का कौन सा भाग आकार में सबसे बड़ा होता है, तो मोनोसाइट। क्या होता है सबसे बड़ा? WBC का मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है आकार में। ठीक है, अगर वहीं पूछ लिया जाए आपसे कि WBC का कौन सा भाग आकार में सबसे छोटा होता है, तो लिम्फोसाइट। कौन सा? लिम्फोसाइट। जैसे एड्स होता है तो वही सेल T सेल जिसे कहा जाता है, लिम्फोसाइट को T सेल भी कहा जाता है, वही मर जाता है, जिस कारण से लोग अस्वस्थ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एंटीबॉडी का काम है लोग रोगों से सुरक्षा करना, प्रतिरोधक क्षमता ना होता है शरीर का WBC। तो जब वही नहीं बचेगा शरीर में, तो अब किसी प्रकार की किसी को बीमारी हो जाए तो वो बीमारी तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए एड्स में जब T सेल ही मर जाता है, यानी कि लिम्फोसाइट ही ख़त्म हो जाता है, तो लोगों का मरना तय हो जाता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका का खोज किया गया था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। वास्को डी गामा के द्वारा किसका खोज किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में। कब? 20 मार्च 1498 को। ठीक है, सॉरी 20 मार्च नहीं, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया क्या भारत खो गया था जो भारत का खोज किया गया था? तो जी नहीं, समुद्री रास्ता से भारत की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री रास्ता से खोज की गई थी 1498 ईस्वी में। मैगलन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो मैगलन के द्वारा खोज की गई थी किसकी? मैगलन के द्वारा मैगलन जल संधि। ठीक है, मैगलन जल संधि का खोज किया गया था। और पृथ्वी का, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का पहला पूरा चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। कौन था पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति? तो ये मैगलन था, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला
प्रथम व्यक्ति, ठीक है। स्क्रीन छोटा है, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्रथम व्यक्ति है। कैप्टन कुक की बात की जाए तो कैप्टन कुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी और हवाई द्वीप की खोज की गई थी कैप्टन कुक के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि ये क्वेश्चन साफ साफ ये पूछना चाह रहा है कि राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यपाल की योग्यता जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 157 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आइए राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हर राज्य के एक राज्यपाल होंगे, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य के एक राज्यपाल होंगे, इसका जिक्र अनुच्छेद 55 में किया गया, 155 में, ठीक है। 155 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो है वो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, ठीक है। राज्य की जितनी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो सारे राज्यपाल में निहित होगा। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होंगे, वो अनुच्छेद 153 में दिया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होंगे। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 154 में। किस में किया गया? अनुच्छेद 154 में, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 155 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 155 में, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, ठीक है। इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 156 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो अगर ऑप्शन में 5 वर्ष भी रहे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रहे तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। लेकिन अगर राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न नहीं रहे, केवल समय लिखा रहे, तो आप उसको 5 साल मार के निकल जाइएगा, ठीक है। तब उसका आंसर हो जाएगा 5 साल। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रसाद प्रयत्न आंसर हो जाएगा। प्रसाद प्रयत्न से तात्पर्य है कि मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उनको पद से हटा सकते हैं। इसी को प्रसाद प्रयत्न कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यपाल के पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यपाल की पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तें दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ की बात करता है। किसकी बात? शपथ की बात। आपको मैं बता दूं कि देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप राष्ट्रपति को ही मानेंगे, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति केवल राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन शपथ जो है राज्यपाल को वो दिलवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन दिलवाते हैं शपथ? उच्च न्यायालय के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो ऐसे कंडीशन में वरिष्ठ सदस्य, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे उस राज्य का, उस न्यायालय का, वही वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। और 160 की बात की जाए तो अनुच्छेद 160 में किसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 160 में जिक्र किया गया कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कैसे करना है, ठीक है। इससे संबंधित राष्ट्रपति कदम उठाते हैं, तो उसी का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति का क्षमादान दिया गया है अनुच्छेद 160 में, ठीक है। किस में? अनुच्छेद 160 में। राज्यपाल का क्षमादान 160 में। राष्ट्रपति का क्षमादान दिया गया अनुच्छेद 72 में। किस में दिया गया है राष्ट्रपति का क्षमादान? तो राष्ट्रपति का क्षमादान वाला प्रावधान है अनुच्छेद 72 में दिया गया है, जबकि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील किस शहर में स्थित है? सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ही सुखना झील स्थित है। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है। कौन सा? लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि विश्व का
पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील है, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बार बीबीएससी में पूछा भी क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी वाला झील कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है। इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए ना, आप स्टेट बेसिस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछा जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है वो जो वसा को वसीय अम्ल में और तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है तोड़ के उसे? तो वो है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है पेनक्रियाज से, जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय या पेनक्रियाज। यहीं से लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है। अग्नाशय से चार प्रकार के कुल 4 प्रकार के एंजाइम का स्रावन होता है, मुख्यतः 3 प्रकार के। ठीक है। एक तो आप लाइपेज अभी देख लिए। एमाइलेज का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन भी अग्नाशय से ही होता है। ठीक है। जैसे कि देखिए, लाइपेज एंजाइम का वर्क क्या है? लाइपेज एंजाइम का वर्क है कि वसा को तोड़ता है। ठीक है। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। उसी तरीके से एमाइलेज जो है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसे पचाता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जैसे कि लाइपेज वसा को पचाता है, उसी तरीके से एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है? प्रोटीन को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ता है और पचाने का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को। ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम कहाँ से निकलता है? ये तीनों एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को ही पेनक्रियाज कहा जाता है। ठीक है। एक और एंजाइम है जो अग्नाशय से निकलता है। कौन सा एंजाइम? काइमोट्रिप्सिन। आपसे पूछा जाए काइमोट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये भी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है। कहाँ से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम लिखने में बन नहीं रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम वो भी अग्नाशय से निकलता है। पेप्सिन हार्मोन की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलता है? ये पेट के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। जठर ग्रंथि भी गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही कहा जाता है। यहीं से जो है पेप्सिन एंजाइम निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है। और इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क है प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ा करना। पेप्सिन एंजाइम का भी वर्क वही है, प्रोटीन का छोटा छोटा टुकड़ा करना। ठीक है। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो पेट से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से प्रारंभ होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। ठीक है। कहाँ से? मुख से या मुख गुहा से प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। या यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। क्या प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में होता है? तो बिल्कुल नहीं, प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। ठीक है। अगर लार ग्रंथि में आपसे पूछा जाए कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार ग्रंथि बोले लार में। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का वर्क क्या है? तो टाइलिन एंजाइम का वर्क जो है भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है। एक पाया जाता है कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम लार में ही पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम का वर्क क्या है? तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम जो है, उसका काम है जो भोजन के साथ साथ आपके मुंह में जो बैक्टीरिया आया है उसे मारने का कार्य करता है। ठीक है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम, जो कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है आंखों के आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, और लार में भी पाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये पूछना चाह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा?
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तुलसी राम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तुलसी राम के द्वारा। और कभी कभी इनका ही नाम देता है शिवदयाल सिंह। क्या देता है? शिवदयाल सिंह के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। कभी कभी ऑप्शन में तुलसी राम देता है और कभी कभी शिवदयाल सिंह भी देता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, शिवदयाल सिंह। ठीक है, शिवदयाल सिंह के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। रुकिए मैं मिटा दे रही हूँ, मैंने तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? वो तो मैं लिखवा ही दी 1815 में। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। कब हुई थी? 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और ये ब्रह्म समाज का ही एक भाग है। 1866 में विभाजन हो गया था, उसी समय भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और राधा स्वामी सत्संग के बारे में मैं बता दी, कभी कभी तुलसीदास देता है इनका ऑप्शन में और कभी कभी शिवदयाल सिंह भी देता है। दोनों नाम नहीं देगा तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या आंसर होगा? स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय कहाँ स्थित है? तो स्टेनले जलाशय है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु में। 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, कोयना जलाशय। कोयना जलाशय कहाँ स्थित है? तो कोयना जलाशय महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। किस नदी पर? कोयना नदी पर कोयना जलाशय है। जलापूट जलाशय। जलापूट जलाशय कहाँ स्थित है? जलापूट जलाशय उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भद्रा जलाशय कहाँ स्थित है? भद्रा जलाशय कर्नाटक में स्थित है। यानी कि 1 का 4, तो 1 का 4 वाला ऑप्शन ये है। और 2 का 3, ठीक है, 2 का 3 ये आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 का 4। ठीक है, 2 का 2 ही हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा और 4 का जो है यानी कि डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टेनले जलाशय कहाँ स्थित है? स्टेनले जलाशय आपका तमिलनाडु में स्थित है। कोयना जलाशय महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर। जलापूट जलाशय कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। भद्रा जलाशय कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जलापूट जलाशय की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा के पास है। ठीक है, सीमा पर नहीं, सीमा के पास स्थित है। तो अगर ऑप्शन में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों के सीमा पर देगा तो आप उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के सीमा के पास स्थित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा के पास जलापूट जलाशय स्थित है। ठीक है, और भद्रा जलाशय कहाँ स्थित है? भद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, स्टेनले जलाशय को कभी कभी मेट्टूर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेट्टूर बांध के पीछे ही आपका जाके स्टेनले जलाशय स्थित है। ठीक है, मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर? तो ये कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो कौन से मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं? एकमात्र न्यायाधीश, अभी तक के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन है वो जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि बीबी गिरी जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर थे और लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के कारण त्यागपत्र दे दिए थे। त्यागपत्र दे दिए तो राष्ट्रपति का पद जो है वो 1 दिन के लिए भी खाली नहीं रह सकता। 1 दिन तो छोड़िए, 1 सेकेंड के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। जब बीबी गिरी त्यागपत्र दे दिए तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाता। उसी दौरान एम हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं अभी तक में। ठीक है, अगर पीएन भगवती की बात की जाए तो इनको पीआईएल का जनक कहा जाता है। ठीक है, पीआईएल का जनक कहा जाता है, यानी जनहित याचिका, पीआईएल को ही जनहित याचिका कहा जाता है। कब इनके द्वारा इसका संस्थापक कहा, इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 1985-86 में। ठीक है, 1985-86 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, हुसैन आरा खातून केसवाद में सर्वप्रथम पीआईएल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कब किया गया था?
ये प्रयोग किया गया था शायद 1979 में, ठीक है, 1978-79 में हुसैन आरा खातून केस में सर्वप्रथम PIL का प्रयोग किया था। वो क्या केस था, किस पर था, तो वो केस आधारित था बिहार के 40,000 लोगों को, लगभग 40,000 लोगों को जेल में बंद करके रखा गया था, कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। तो इसी के द्वारा PIL भेजा गया, तब निर्णय करके उनको रिहा किया गया, ठीक है। तो 40,000 कैदियों को रिहा करवाया गया था हुसैन आरा खातून वाद के साथ। और ये किससे संबंधित है, तो PIL से ही संबंधित है। PIL के द्वारा ही उन लोगों को रिहा किया गया था। और PIL का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो भारत में PIL का जनक कहा जाता है PN भगवती को। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है PIL का प्रावधान, तो PIL का प्रावधान जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है। अच्छा, आंसर में ही दे दिया है, 2 से 4 दिन का होता है। अच्छा, पूछ रहा है कितने दिन का होता है, ऑप्शन 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन, 4 से 6 दिन, 10 से 12 दिन। कितने दिन का होता है रक्त बिंबाणु का जीवन काल, यानी कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, बताइए आप लोग। तो इसका जीवन काल होता है, ऑप्शन में तो उस टाइप से आंसर नहीं दिया, हालांकि 6 से 10 दिन का होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मारना चाहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 10 से 12 दिन को ले लेंगे, ठीक है। कितने दिन का होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल, 10 से 12 दिन। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है RBC का जीवन काल, RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो अब RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान, प्लीहा या स्प्लीन को, ठीक है। RBC का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, ठीक है। जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है उसी को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ग्रहों में से एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो वो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। कुल 8 ग्रह है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। इसका घनत्व होता है 0.69 ग्राम। कितना होता है, 0.69 ग्राम इसका घनत्व होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह आपका हो जाएगा पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है। जैसे कि सबसे हल्का ग्रह यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि वो कौन सा 2 ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाता है, तो कौन सा 2 ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाता है, तो एक तो हो जाएगा यूरेनस। कौन सा, यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण। और कौन सा ग्रह लगाता है, शुक्र। शुक्र और अरुण जो है पृथ्वी का बोल रहे हैं, सॉरी, सूर्य का परिक्रमा उल्टा दिशा में लगाता है, विपरीत दिशा में। जैसे कि पूरा ग्रह जो है, सारे ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब के दिशा में लगाता है, लेकिन शुक्र और वरुण, ठीक है, शुक्र और वरुण जिसे यूरेनस भी कहा जाता है, ये मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है। किस दिशा में लगाता है, पूरब से पश्चिम दिशा में लगाने वाले 2 ग्रह कौन सा है, तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाने वाले कौन से ग्रह हैं, तो कौन सा हो जाएगा, यूरेनस और शुक्र, ठीक है। यूरेनस और शुक्र सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। कौन सा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा बुध। लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आएगा तो सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र क्यों है, तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा अरुण। कौन सा हो जाएगा, अरुण सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। अरुण सबसे ठंडा ग्रह है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है,
सबसे लेटा हुआ ग्रह भी अरुण हो जाएगा और सबसे ठंडा ग्रह भी अरुण हो जाएगा और सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के नज़दीकी क्रम के अनुसार कौन कौन से ग्रह कैसे हैं, तो आइए देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। तो सबसे नज़दीक इसके कौन से हैं? बुध। कौन सा? बुध हो जाएगा। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा फिर बृहस्पति। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? बृहस्पति, शनि। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या हो जाएगा? अरुण और वरुण। ठीक है, तो क्रम वाइज भी आप देख लिए। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पर मंगल, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पे वरुण हो जाएंगे। ठीक है, और पृथ्वी का उल्टा परिक्रमा पृथ्वी का बोल रहे हैं, सूर्य का विपरीत परिक्रमा कौन लगाता है? तो सूर्य का विपरीत परिक्रमा लगाने वाले दो मात्र ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? शुक्र है और अरुण है। कौन सा है? शुक्र है और अरुण है। दो ऐसे मात्र ग्रह कौन सा है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। जबकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? डिमोस और फैबोस। मंगल के दो उपग्रह कौन से हैं? डिमोस और फैबोस। एक शनि का उपग्रह है जो बहुत ही फेमस है, टाइटन। ठीक है, कौन सा? टाइटन। आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसका अपना वायुमंडल है? तो शनि का उपग्रह टाइटन है जिसका अपना वायुमंडल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक माह के दौरान चंद्रमा के चमकीले भाग की दिखाई देने वाली विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चंद्रमा का आकार, चंद्रमा की आकृति या चंद्रमा की कलाई या चंद्रमा के पैटर्न। तो उसे कहा जाता है चंद्रमा की कलाई। क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कलाई कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को मिलान कीजिए। ठीक है, इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ कहाँ से किस किस का प्रावधान लिया गया है। तो अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संसद के संयुक्त बैठक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संसद के संयुक्त बैठक। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है विशेषाधिकार, रीट का विशेषाधिकार। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया आपातकालीन प्रावधान। क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का एक ही हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। ठीक है, एक का एक हो जाएगा, दो का तीन हो जाएगा। ठीक है, दो का तीन हो जाएगा और तीन का चार हो जाएगा और चार का दो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप लोग इसे, मैं बोल दी हूँ ना, आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से क्या लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो विशेषाधिकार, रीट का जो विशेषाधिकार है ना वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, संसद के संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए तो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होता है? अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, भारत में अभी तक कुल कितने बार संयुक्त बैठक हो चुका है? तो अभी तक भारत में संयुक्त बैठक 3 बार हो चुका है। कितने बार? 3 बार। कब कब हुआ था? 1961 में इस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। 1961 में, 1978 में और 2002 में। कब कब? 1961। आपका 1961 में दहेज अधिनियम को लेके संयुक्त बैठक बुलाया गया था। 1978 में पोटा एक्ट है उसके लिए बुलाया गया था। और 2002 में किसके लिए बुलाया गया था? 2002 में शायद बैंकिंग को लेके था। 1978 या फिर 2002 में एक इसी तरह, मतलब तीनों संयुक्त बैठक, एक बैंकिंग से संबंधित था, एक पोटा से संबंधित था और एक किससे संबंधित था? तो एक आपका दहेज से संबंधित था। ठीक है, 1961, 1978 और 2002
3 बार कुल संयुक्त बैठक बुलाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? 108 के तहत। किसके द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक? बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से जान लीजिए, अभी ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया? एकल नागरिकता। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक लिया गया है। संसदीय व्यवस्था लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है? तो वो कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा, यानी कि कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा। इनको के.एम. मुंशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? के.एम. मुंशी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा गया। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा क्या कहा गया है? तो ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो संविधान का आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, ये ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ठीक है, संविधान का आत्मा कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है? तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा गया है एन.एम. पालकीवाला के द्वारा। किसके द्वारा क्या कहा गया है? एन.एम. पालकीवाला के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को, किसे? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा? तो अनुच्छेद 32 को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब हाथों से लिखा गया था भारत के संविधान, ये किसके द्वारा लिखा गया था? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या प्रेम बिहारी राय नारायण रायजादा के द्वारा? तो ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान को हाथों से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? संविधान को हाथों से लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका राइटिंग जो है वो बहुत ही सुंदर था, इनका राइटिंग। और किस शैली में लिखा गया है संविधान को? तो इटैलिक शैली में। किस शैली में लिखा गया? इटालियन शैली में संविधान को लिखा गया। और किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर को लेके अगर आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के अलावे अन्य कितने सदस्य थे? तो अन्य 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसका नाम नोट डाउन कर लीजिए। मैं बता दे रही हूँ। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एन गोपाला स्वामी। 3 नंबर में थे के.एम. मुंशी। मोहम्मद सादुतुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुतुल्ला। एन माधव राव। आपसे पूछा जाएगा कि एन माधव राव किसके मृत्यु के बाद आए थे? तो पहले थे बी.एल. मित्तल। बी.एल. मित्तल की मृत्यु हो गई थी, इनके जगह पे एन माधव राव आए थे। ठीक है, एन माधव राव आए थे बी.एल. मित्तल के जगह पर। ठीक है, टी.टी. कृष्णमाचारी किसके जगह पे आए थे? तो ये डी.डी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, और एन माधव राव शायद त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद एन माधव राव आए थे, लेकिन डी.डी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। तो क्यों कौन कौन से 7 अन्य सदस्य थे मैं फिर से लिखवा दे रही हूँ। देखिए, जो नहीं रहे थे उनके बारे में भी लिखवा दे रही हूँ। कभी कभी पूछ लेता है कि इसके स्थान पर कौन आया था, तो आप वो भी लिख लीजिएगा और अन्य सदस्य भी लिख लीजिए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधव राव,
ये BL मित्तल की जगह पर आए थे। TT कृष्णस्वामी ये DD खेतान की मृत्यु के बाद आए थे, ठीक है, उनके स्थान पर आए थे। और एक थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन से एक जोवियन ग्रह है। किसे जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है वरुण को। किसे जाना जाता है, वरुण को जाना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन है, अभी जस्ट मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह या सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह भी आपसे पूछेगा तब भी बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह या सबसे पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो सर्वाधिक घनत्व अभी मैं जस्ट बताई, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। कितना है, 5.5, ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। पानी में तैरता है शनि ग्रह। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि पानी पर कौन से ग्रह है जिसे पानी में डालने के बाद तैरने लगेगा, तो शनि ग्रह, ठीक है, पानी में डालने के बाद तैरने लगता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो सबसे सुंदर ग्रह शनि है। कौन सा है, शनि है। शनि को काला ग्रह भी कहा जाता है और सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि उसके चारों ओर वलय है, इसीलिए उसे सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो BN राव थे। कौन थे, BN राव थे। BR अम्बेडकर की बात की जाए तो इनको संविधान का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा या संविधान का जनक किसे कहा जाता है। संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है संविधान का जनक, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। KM मुंशी कौन थे, तो KM मुंशी भी मैं जस्ट बताई प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। संविधान को बनने में कुल कितना वक्त लगा था, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा है। सोचिए आप लोग सोचते हैं कि छोटू सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसे नहीं पढ़ने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो संविधान को बनने में कुल कितने वक्त लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को बनने में कुल कितने रुपया खर्चा हो गया। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जान लीजिए, इसमें लगभग 64 लाख खर्च हुए थे। कितने, 64 लाख, 63,99,729 रुपये खर्च हुआ था, ठीक है। 63,99,729 रुपये संविधान को बनने में खर्च हुआ था। और कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन समय लगा था संविधान को बनने में, ठीक है। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को हाथ से लिखा गया था, इटालियन शैली में, जस्ट मैं बताई हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। उपसौर वाला घटना कब होता है, तो उपसौर वाला घटना जो है ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को होता है। इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, आपको जानने के आश्चर्य होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे नज़दीकी 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और कितना नज़दीक होता है, यानी कि सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितना, 14.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य से दूर रहती है। फिर भी इसको कहा जाता है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जिसे उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की घटना कब होती है, तो 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को। अपसौर की बात की जाए तो इस दिन पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी होती है सूर्य से, और ये घटना कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। कब होता है अपसौर की घटना, तो अपसौर की घटना होता है 4 जुलाई को। इस दिन कितनी दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो होती है 152 मिलियन किलोमीटर। कितना, 152 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होती है 4 जुलाई को। उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हो रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा और नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। पढ़ाई के साथ साथ रिविज़न बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे पढ़ते रहिएगा, पता चलेगा पीछे भूलते गए तो एग्जामिनेशन हॉल में फिर कन्फ्यूजन होगी, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसलिए रिवीजन भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं तरह तरह के एग्जामों से, ठीक है। सो
आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके से कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कमेंट देखूंगी तो उसका रिप्लाई करूँ। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या किसी तरह का क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछी थी कि करेंट अफेयर की आवश्यकता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो आप लोगों का मैसेज नहीं आया है। अगर करेंट अफेयर की आवश्यकता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पिछले 6 माह का करेंट अफेयर आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।